प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सन 42 की अगस्त क्रांति मध्य प्रदेश के अनेक नगरों में भड़क उठी थी। यहाँ भी लगभग सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी गांधी जी के महामंत्र करो या मरो का इतना जबरदस्त असर हुआ था कि विद्यार्थी, नवयुवक और जनता के सभी वर्ग क्रांति में शामिल हो गए थे। सभी के अंदर कुछ करने की प्रबल भावना थी, फिर चाहे मातृभूमि के लिए बलिदान ही क्यों न देना पड़े। और बलिदान देने में भी होड़ लगी हुई थी। सभी आगे बढ़कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे, भले ही बदले में उन्हें गोली क्यों न खानी पड़ी हो। मध्य प्रदेश में सागर जिले के गढ़रकोटा में आंदोलनकारियों का जुलूस निकला तो उसमें झंडा लेकर सबसे आगे चला साहूलाल बैसाखिया। जुलूस के साथ स्थानीय थाने की इमारत पर वो तिरंगा फहराने जा रहा था। उस समय साहूलाल का जोश बढ़ा हुआ था और वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन थाने पर तैनात पुलिस भी ब्रिटिश हुकूमत के आदेशों से लैस थी। जुलूस ने पुलिस के आदेशों की कोई परवाह नहीं की। साहूलाल तो बड़ी निर्भीकता से नारे लगाता हुआ थाने के अंदर पहुंच गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। और अगले ही क्षण उस पर गोलियों की बौछार हुई। गोलियों से छलनी होकर भी साहूलाल तिरंगा थामे नारे लगाता रहा। आखिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अगले दिन यानी 23 अगस्त 1942 को उसने प्राण त्याग दिए। उधर मंडला में 10वीं कक्षा का छात्र उदय चंद जैन अगस्त क्रांति के जुलूस के आगे आगे तिरंगा झंडा लेकर चला। उदय चंद एक तेजस्वी युवक था और पूरे मंडला में बहुत लोकप्रिय था। उसके नेतृत्व में जनता का उत्साह दुगना हो उठा था। 15 अगस्त 1942 का वो दिन मंडला के इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ है। जुलूस जब बाजार में पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद थानेदार ने चेतावनी दी, अगर आप लोगों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दी जाएगी। और उदय चंद ने अपनी कमीज फाड़कर सीना दिखाते हुए गर्जना की, हम ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने आए हैं। लो, मेरा सीना खुला है, तुम्हें जितनी गोलियां चलानी है चला लो। जवाब में थानेदार ने गोलियां चलाईं। उदय चंद के सीने में 2 गोलियां लगीं। वो गिर पड़ा। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 16 अगस्त को उसने वीर गति प्राप्त की। उधर जबलपुर में घंटा घर से आंदोलनकारियों का जुलूस नगर की ओर चला तो उसका नेतृत्व किया कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी गुलाब सिंह ने। वो जुलूस के आगे आगे झंडा लेकर चला। खाकी कमीज, खाकी पैंट पहने गुलाब सिंह एक वीर सैनिक की भांति जुलूस के साथ चल रहा था। रास्ते में पुलिस ने जुलूस को रोका और वापस जाने को कहा, पर जुलूस पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया था। गुलाब सिंह बड़ी निर्भीकता से आगे बढ़ा। उसके साथ और लोग भी बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और अंग्रेजों भारत छोड़ो के गगन भेदी नारे गूंज उठे। किंतु इनके साथ ही ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों की आवाज भी गूंज उठी। अनेक लोग घायल हुए। उनके साथ गुलाब सिंह भी घायल हुआ। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, किंतु वो नन्हा पुष्प भारत माता के चरणों में अपने को सदा के लिए समर्पित कर चुका था। बालाघाट के चेतराम लोधी सन 1923 से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, जब उन्होंने झंडा आंदोलन में भाग लिया था। फिर उन्होंने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल की यातनाएं भोगी। तब सन 42 के आंदोलन में वो शांत होकर कैसे बैठ सकते थे। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में चेतराम लोधी ने भी एक जुलूस निकाला, किंतु इस बार पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो चेतराम लोधी बुरी तरह घायल हुए।
वो सख्त बीमार हुए और भारत माता की मुक्ति के लिए अपनी आहुति दे दी। बिरसा गोंड घोड़ा डोंगरी के पास बेहाड़ी गांव का रहने वाला था। बैतुल में जब अगस्त क्रांति का जुलूस निकला तो बिरसा गोंड उसमें भाग लेने आया। उसमें राष्ट्रीय चेतना और अदम्य उत्साह था। वो जुलूस के आगे आगे झंडा लेकर चलने लगा। आखिर वही हुआ जो अन्य जुलूसों के साथ हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाईं और बिरसा गोंड शहीद हो गया। सन 42 की क्रांति में असम, बंगाल आदि प्रांतों के अलावा अन्य अनेक स्थानों में महिलाओं ने खुलकर भाग लिया, जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हुईं। रायपुर, मध्य प्रदेश की रुक्मणी बाई ने तो पुरुषों के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई में भी हिस्सा लिया था। वो क्रांतिकारी आंदोलनों का संगठन करती रहीं और जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाती रहीं। आखिर रुक्मणी बाई को 6 महीने के कठोर कारावास में डाल दिया गया। जेल में उन्हें इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी कि अंत में वो शहीद हो गईं। उधर अहमदाबाद में एक महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रभावती घायल क्रांतिकारियों का इलाज किया करती थीं। उसी दौरान वो उनकी क्रांति कथाएं सुना करती थीं। इन कथाओं ने उनके अंदर ऐसी राष्ट्रीय चेतना जगाई कि वो स्वयं क्रांतिकारी हो गईं। सन 42 के आंदोलन में डॉक्टर प्रभावती ने खुलकर भाग लिया। जुलूसों का नेतृत्व, नारेबाजी और क्रांतिकारी गतिविधियों में पुरुषों के साथ बराबरी से काम करने वाली डॉक्टर प्रभावती शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन गईं। डॉक्टर प्रभावती को आखिर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि वो मृतप्राय हो गईं। तब उन्हें जेल से छोड़ा गया, पर डॉक्टर प्रभावती ने तो ये सारे कष्ट भारत माता की मुक्ति के लिए सहे थे, इसलिए शीघ्र ही वो वीर गति को प्राप्त हो गईं। अहमदाबाद की ही जयावंती संघवी ने भी अगस्त क्रांति में खुलकर काम किया। जयावती ने छात्र छात्राओं को संगठित कर एक विशाल जुलूस निकाला। पुलिस ने इस जुलूस पर आंसू गैस छोड़ी। जयावती आंसू गैस की परवाह न करके वहीं डटी रहीं। इस कारण उन पर गैस का बहुत ज्यादा असर हुआ और उन्होंने घटनास्थल पर ही अपनी शहादत दे दी। इतना ही नहीं, अनेक महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस तरह सन 42 की अगस्त क्रांति को अंग्रेजों ने पूरी तरह कुचलने का प्रयत्न किया। आंदोलनकारी निहत्थे होते थे और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता था, किंतु ब्रिटिश हुकूमत हिंसक हो उठती थी और यही कारण था कि देश भर में 15,000 से भी अधिक लोग केवल अगस्त क्रांति में शहीद हुए थे। इतनी सशक्त अहिंसक क्रांति से ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थीं। जिस समय देश में अगस्त क्रांति चल रही थी, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के हर संभव उपाय जुटा रहे थे। पूर्वी एशिया के देशों के भारतीय संगठित हो चुके थे। 11 अगस्त को करो या मरो के महामंत्र का आह्वान जब कुआलालंपुर पहुंचा तो वहां भारतीयों ने एक विशाल रैली आयोजित की। रैली को शाह नवाज खान ने संबोधित किया और कहा, जापान की मदद से हमने आजाद हिंद फौज का गठन जरूर किया है, लेकिन वो फौज जापान की कठपुतली नहीं है। आपको याद होगा कि 15 फरवरी 1942 को 70,000 सैनिकों ने सिंगापुर में जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। इनमें लगभग 40,000 सैनिक भारतीय थे। जापान के सेनापति फुजीवारा ने 40,000 सैनिकों की ये फौज कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दी थी ताकि वे अपने देश को आजाद करा सकें। कैप्टन मोहन सिंह ने इस सेना का नेतृत्व संभाल लिया था और उन्हें जनरल बना दिया गया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि उनकी सेना को किसी भी रूप में जापान की सेना के अधीन समझा जाए। जापानी अधिकारियों और आजाद हिंद फौज के बीच इस प्रश्न को लेकर काफी तनाव चला।
सन 1942 के अक्टूबर महीने में ये मतभेद उस समय उभर कर सामने आ गया जब जापान ने ये कहा कि बर्मा में जो भारतीय अपनी संपत्ति छोड़कर चले गए हैं, उस पर जापान का अधिकार है। जनरल मोहन सिंह ने उस संपत्ति पर भारतीय सेना का दावा पेश किया। इससे दोनों पक्षों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। ये तनाव उस समय और ज्यादा हो गया जब जापान ने ये कहा कि जो अफसर आजाद हिंद फौज में शरीक नहीं हुए हैं, उनको जापानी सेना अपने अधिकार में रखेगी। जनरल मोहन सिंह इस बात से भी सहमत नहीं हुए। जनरल मोहन सिंह का कहना था कि वो अफसर उनके अधिकार में रहेंगे। इन कुछ बातों को लेकर भारतीयों के मन में जापान के इरादों के प्रति शंका होने लगी थी। हालांकि इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने घोषणा कर दी थी कि भारत में जापान के राज्य विस्तार का कोई इरादा नहीं है और न ही वो आजादी हासिल करने के काम में कोई हस्तक्षेप करेगा। फिर भी जापान और भारतीयों के बीच मतभेद बढ़ता गया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इस मामले को सुलझाना चाहा, क्योंकि वो भारत और जापान के बीच बने संबंधों के सेतु थे। रास बिहारी बोस ने जब जनरल मोहन सिंह को इस मसले पर बातचीत के लिए बुलाया, तो जनरल मोहन सिंह ने आने से मना कर दिया। आजाद हिंद फौज के संगठन और नियंत्रण के मसले पर जब तनाव बहुत बढ़ गया, तो जापानी सेना ने जनरल मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हो जाने पर जनरल मोहन सिंह की आज्ञा के अनुसार आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। साथ ही जापान सरकार से कह दिया गया कि अब भारतीय युद्धबंदियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। किंतु जापानियों ने उन्हें न तो युद्धबंदी माना और न ही कहीं जाने दिया। रास बिहारी बोस ने एक बार फिर आजाद हिंद फौज को संगठित करना चाहा, पर वो सफल नहीं हो सके। तब फरवरी 1943 में आजाद हिंद फौज के अफसरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। रास बिहारी बोस का कहना था कि जनरल मोहन सिंह अपने पद से तो इस्तीफा दे सकते थे, पर उन्हें आजाद हिंद फौज भंग करने का कोई हक नहीं था। कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज खां ने कहा, आजाद हिंद फौज जापान की कठपुतली बनने को हरगिज तैयार नहीं है। आखिर काफी बहस के बाद ये निर्णय हो ही गया कि आजाद हिंद फौज का फिर से गठन हो। हालांकि जापानी ये नहीं चाहते थे कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, पर रास बिहारी बोस तो इस फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपना चाहते थे और वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें जापान सरकार तथा रास बिहारी बोस की मार्फत आजाद हिंद फौज का निमंत्रण मिल चुका था, लेकिन जर्मनी से जापान पहुंचना न तो आसान था, न ही खतरे से खाली था। फिर भी वो 8 फरवरी 1943 को जर्मनी की कील बंदरगाह से एक जर्मन पनडुब्बी में जापान के लिए रवाना हुए। उन्होंने एक बार फिर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया और अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र वाले जलमार्ग से होकर ही आए। हालांकि उन्हें इसके लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। वो पहले अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुद्र के भीतर यात्रा करते हुए 28 अप्रैल को मेडागास्कर से 400 किलोमीटर दक्षिण में किसी स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मन पनडुब्बी छोड़ दी और जापानी पनडुब्बी में सवार हुए। जापानी पनडुब्बी से वो 6 मई को सुमात्रा की बंदरगाह सवांग पहुंचे और वहां से वायुयान द्वारा 16 मई 1943 को टोक्यो पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस ने 4 महीने की ये कठिन और खतरनाक यात्रा किस तरह पूरी की होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो आता है। खास तौर से तब जबकि उनसे कह दिया गया था कि शत्रुओं के पहरे से बचकर जापान पहुंचना असंभव है। यही कारण था कि सुभाष बाबू का जापान पहुंच जाना ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा माना गया था।